बहू, तुमने अब तक छत पर से अपनी प्रदर्शनी नहीं हटाई। सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं है। शरीर आराम चाह रहा है पर दिमाग और मन आराम करने नहीं दे रहे। एक तो डर लग रहा है, अगर आराम करने बैठ गई तो ससुराल वाले 10 ताने सुना ही देंगे, और दूसरा बैठे बैठे अगले कामों की रूपरेखा तैयार किए जा रहा है। भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है। सुबह जैसे तैसे एक रोटी रोल करके चाय के साथ खा ली थी, उसके बाद एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं गया और मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ। घर में देवरानी के कुआं पूजन का उत्सव है। अभी 20 दिन पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। जेठानी हूँ पर मुझे बैठने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। सारा काम तो मुझे ही करना है। कहा था कि कुआं पूजन के दिन काम वाली रख लो कि थोड़ी बहुत भी फुर्सत मिल जाएगी, पर सबको यह फिजूल खर्ची लग रही थी। घर में कितने सदस्य हैं तो सही, मिलकर कर लेंगे, पर यह मिलकर क्या होता है ये तो घर की बहू ही अच्छी तरह से जानती है। फुर्सत सासू माँ और ननद को भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है बहू से किस तरह से काम निकलवाना है। आखिर बैठी ज़रूर है पर दिमाग भी तो काम कर रहा होगा उन लोगों का। जच्चा बच्चा का काम भी मुझे करना, ऊपर से खुद की 2 साल की बेटी को भी मुझे संभालना। उसे कोई संभाल भी नहीं रहा, पर उसमें भी मीन मेख निकालने से कोई बाज नहीं आ रहा। सुबह से तो कई बार रो चुकी हूँ। जब मैं उसे गोद में उठाए सबको चाय सर्व करते हुए देवरानी के कमरे में गई, जहाँ और औरतों के साथ सासू माँ बैठी थी। उन्हें इतना भी तरस नहीं आया कि बच्चे को गोद में से ले ले, बल्कि सिर्फ ये नोटिस किया मेरे कपड़ों में से मेरी ब्रा की स्टिप बाहर दिख रही है, और इतनी औरतों के बीच में ही सासू माँ ने टोक दिया, अरे निर्लज्ज, अपनी झालर को अंदर तो कर ले। इतना सुनकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तभी देवरानी ने भी इशारे में बताया कि मेरी ब्रा की स्टिप बाहर दिख रही है, जिसे ठीक कर मैं दोबारा अपने काम में लग गई। गुस्सा तो बहुत आया पर मैं कुछ कह न सकी। मदद तो कोई करवा नहीं रहा था, ऊपर से ये रिश्तेदार। हे भगवान, रात को जब हलवाई ने खाना बनाया तो इन लोगों को पूड़ी नहीं खानी थी, रोटी खाने की इच्छा हो गई। ऊपर से ये घर वाले ये नहीं कि हलवाई से कहकर रोटी बनवा ले। अरे उसका काम न रुक जाए कहीं। रोटी तो बहू अंदर रसोई में बना लेगी, तो इन लोगों के लिए रोटी सेकने का काम कर रही हूँ। तभी सासू माँ चेतना आवाज़ देती हुई आई, अरे मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। चेतना मेरा ही नाम, और मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। सासू माँ की कोई खास कृपा नहीं है मुझ पर। कृपा होगी भी कैसे, एक तो गरीब लड़की, ऊपर से पहली संतान बेटी। उन्हें मुझ पर गुस्सा होने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किसी भी बात को पकड़कर मुझे सुना देती है। हाँ, तो सासू माँ रसोई में आई और मुझ पर गुस्सा होने लगी। बहू, तूने छत पर से अभी तक अपनी प्रदर्शनी नहीं हटाई। एक पल के लिए मैं सुनकर सकते में आ गई।
सच कहूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सासू माँ कहना क्या चाह रही है। जी मम्मी जी, मैं समझी नहीं। कैसे निर्लज्ज हो तुम। जब तुम्हें पता है आज घर में उत्सव है तो क्या ज़रूरी तुम अपनी प्रदर्शनी को इस तरह छत पर टांग कर आ गई। मैं सचमुच मम्मी जी अभी तक समझ नहीं पा रही आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे अपने अंडरगारमेंट्स उठाकर चुपचाप अपने कमरे में रख। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई जब वह मेहमान छत पर गए और वहाँ पर उन लोगों ने लटकती हुई झालर देखी, पर वो तो सभी कपड़ों के साथ सूख रहे थे। आप और दीदी तो शाम को कपड़े ले आई थी ना। हाँ, सभी कपड़े लाई थी, पर वह तुम्हारे कपड़े नहीं। हम क्या तुम्हारी यह झालर उतारने के लिए हैं? कुछ तो शर्म कर। अपनी सास और ननद से ऐसे काम करवाओगी? तुम्हारी ननद क्या ससुराल से तुम्हारी झालर उतारने के लिए आई है? एक पल को आया कि कह दूं, जब सास बीमार होती है उनकी झालर बहू आसानी से धो देती है, सुखा देती है, यहाँ तक कि तय लगाकर उनके कमरे में रख भी देती है। सास और ननद को झालर पहनने में शर्म नहीं आती, पर बहू की उनसे बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं रोटी सेक कर गैस बंद कर छत पर गई तो देखा कुछ रिश्तेदार कुमुट मुस्कान बिखेर रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई जुर्म कर बैठी हूँ। मैं चुपचाप अपने अंडरगारमेंट्स उठाए और अपने कमरे में ले आई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर मैं चुप रही। खैर, राजी खुशी सब प्रोग्राम हो गया। अधिकतर रिश्तेदार जा चुके थे, जो खास थे वो घर पर ही रुके थे। दूसरे दिन उठकर मैं फिर अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने के बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई और कपड़े लेकर नीचे आ गई। सबके कपड़े तय कर अपनी अपनी जगह रख दी। थोड़ी देर में सासू माँ ने आवाज़ लगाई, अरे चेतना, ओ चेतना। जी मम्मी जी। मधु ननद अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। इसके कुछ कपड़े कम हैं, क्या तुम सारे कपड़े छत पर से ले आई? नहीं मम्मी जी, मैं तो सारे कपड़े ले आई। अरे नहीं, इसके अंडरगारमेंट्स। क्या अंडरगारमेंट्स? नहीं, मैं समझी नहीं। अरे निर्लज्ज, उसके अंडरगारमेंट्स उसके कपड़े में नहीं हैं। अच्छा, वो झालर? हाँ मम्मी जी, वो तो छत पर ही है। मैं तो उसे वहीं प्रदर्शनी में छोड़कर आई हूँ। सुनकर सासू माँ सख्ती में आ गई, जबकि पास बैठी रिश्तेदार महिलाएं एक तरफ से मेरी और हैरानी से देख रही थी। बहू, कैसी निर्लज्जता से बात कर रही हो तुम? ये सिखाया है तेरे बाप ने? मम्मी जी, बाप नहीं, ये तो कल आपने ही सिखाया था। आपने मेरे और कपड़े उतार लाई, पर मेरे अंडरगारमेंट्स वहीं छोड़कर आई, क्योंकि आपको उसे उतारने में शर्म आ रही थी। मैंने भी वही किया। औरत होकर आप औरत के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं और बहू के अंडरगारमेंट्स झालर बन जाते हैं। अंडरगारमेंट्स भी तो और कपड़ों की तरह होते हैं, फिर इस तरह से व्यवहार क्यों? सासू माँ से कुछ बोलती न बना। इतने लोगों के बीच मैंने जवाब दे दिया। बस वह मुझे गुस्से से घूरी जा रही थी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता था अब तो मैं तो वैसे भी निर्लज्ज कहलाती।